गुरुवार को पुलिस कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह द्वारा फ्लाइंग हॉक का विधिवत शुभारंभ किया गया, जिसके साथ ही ड्रोन के माध्यम से चिन्हित किए गए क्षेत्रों की विधिवत मॉनिटरिंग की शुरुआत की गई है। आज से घंटाघर तथा आईएसबीटी के आसपास की 2.5 किलोमीटर रेडियस में सभी मुख्य मार्गों चक्राता रोड, शिमला बाईपास रोड, सहारनपुर रोड, हरिद्वार बाईपास रोड, राजपुर रोड, ईसी रोड आदि क्षेत्रों की हाईटेक ड्रोनों की सहायता से लगातार निगरानी शुरू हो गई है। मतलब अब आपकी चाल, वाहन की रफ्तार, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, नो पार्किंग में खड़े वाहनों, अस्थायी अतिक्रमण पर नजर रखते हुए एक्शन तुरंत लिया जाएगा। व्यवस्था है। देखिए, यातायात व्यवस्था और शहर में निकलने वाले जुलूस, धरने, प्रदर्शन, अस्थायी अतिक्रमण सबको एक टोटल रूप में व्यवस्थित कैसे किया जाए, कैसे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाए, इस पर लगातार ट्रैफिक पुलिस इस पर वर्क कर रही थी। और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें पहले हमने ट्रायल के तौर पर जो ड्रोन के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग करने का सिस्टम सोचा गया था, जो मुख्यालय स्तर से भी निर्देश थे इसमें। और इसके बाद लगातार जब इन चीज़ों को ट्रायल किया गया और उसमें कुछ कमियाँ थी, उसको अपने पुलिस के हिसाब से हमने उसको R&D करा के उसको चेंजेस कराए। और आज का विधिवत जो है टाटा, ये आइडिया फोर्ज कंपनी है, मुंबई की आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है मुंबई की, इनके साथ आज विधिवत जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, जो अभी 6 महीने के लिए किया गया है। और जो परफॉर्मेंस लेवल रहेगा, जिस हिसाब से चीज़ें हमारे पास आएंगी, उसके डेटा के हिसाब से उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। अभी हमारा जो शहर के जोन को हमने डिवाइड किया है मॉनिटरिंग के लिए, जो प्रातः 8 बजे से शुरू होकर रात्रि 7-8 बजे तक ये 12 आवर्स के लिए रखा गया है, जिसमें हमारा जो यहाँ से अगर हम फ्लाई करते हैं SSP ऑफिस से, तो यहाँ से एक कंट्रोल रूम रहेगा हमारा, जो हमारा दिलाराम तक कवर करेगा, बिंदाल तक कवर करेगा, चक्राता रोड पर, इधर हमारा जोगी वाला चौकी जो हरिद्वार साइड में उधर करेगा, और लाल पुल तक हमारा पटेल नगर तक करेगा। दूसरी यूनिट हमारी पटेल नगर क्षेत्र में रहेगी, जो थाने पर वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। जो हमारा बसंत विहार का क्षेत्र, हमारा GMS रोड है, बाईपास रोड है, ISBT है, उसको कवर करेगा। इसमें से 3 चीज़ का फोकस हमारा रखा गया है। जो नो पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण यातायात बाधित होता है, तो उनको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आता है और उनका अगर नंबर उसमें मिल जाता है, तो उसको फ़ोन करके हटाने के लिए बताया जाएगा, नहीं तो उसका नो पार्किंग का चालान ऑटोमेटिक यहाँ से उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से किया जाएगा। साथ ही साथ यातायात बाधित करने में जो भी गाड़ियाँ ऐसी होंगी, उनका चालान यहाँ से ऑनलाइन किया जाएगा। थर्ड चीज़ जो हमारे पास है उसमें है कि जो जिस तरह से अस्थायी अतिक्रमण हो गया, जैसे भी आपने डेमो में भी देखा कि कोई ठेली खड़ी हो जाती है जिससे यातायात बाधित होता है, तत्काल जो भी उस जगह को स्पॉट करने के बाद जो हमारे चीता मोबाइल या हॉक मोबाइल या ट्रैफिक पुलिस या जो भी नियरेस्ट वहाँ पर होंगे, उनको वहाँ भेजकर उस चीज़ को व्यवस्थित कराया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार जो धार्मिक जुलूस, प्रदर्शन और बहुत सारे जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ होते हैं, जिसमें बड़े बड़े जुलूस होते हैं, जिसका यातायात दबाव होता है, उनकी मॉनिटरिंग के साथ साथ उसमें कोई अराजक तत्व कोई ऐसी बात न करे, उसकी रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग। साथ ही साथ उस धार्मिक जुलूस या अन्य प्रोसेशन के कारण अगर आसपास के जो क्षेत्रों में दबाव बनता है, उसकी मॉनिटरिंग अगर यहाँ से हो जाएगी, तो समय रहते हम उसको डाइवर्जन का प्लान या अन्य चीज़ों को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। चूँकि ये आज इसका विधिवत स्टार्टिंग हुई है और इसमें हम डेडिकेटेड एक टीम लगा रहे हैं, जो हमारी दोनों जगह पर हमारे ट्रैफिक और सिविल पुलिस की रहेगी, जो कंट्रोल रूम के माध्यम से, हैंडसेट के माध्यम से कंट्रोल रूम से जुड़े रहेंगे। और उस हिसाब से जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जहाँ कहीं लग रहा हो, उसके बारे में सूचना देते रहेंगे, जिससे कि यहाँ से हम मॉनिटर कर पाएँ। सर, CPO को लेकर के कई सवाल खड़े होते हैं। क्या CPO को नई जिम्मेदारी मिलेगी बॉर्डर क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि शहर में तो आपने आसमान से निगरानी की थी, CPO के लिए क्या कार्य है? देखिए, ये पूरी जो ये सिस्टम अभी जो जिसको हमने नाम दिया है इसका फ्लाइंग हॉक करके, देखा जाए तो वो ट्रैफिक के इन्फोर्समेंट के लिए ज़्यादा इसका प्रयोग था। लेकिन जिस हिसाब से यातायात व्यवस्था से इन्फोर्समेंट के साथ साथ अस्थायी अतिक्रमण को हटाना, अन्य चीज़ों की मॉनिटरिंग करना, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम की मॉनिटरिंग करना हो, ये सारी चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। रहा CPO का रोल जो था इन्फोर्समेंट के साथ साथ यातायात व्यवस्था बनाना भी है। जब इन्फोर्समेंट वो करते हैं, 90% का काम इन्फोर्समेंट का है, लेकिन 10% जब ऐसी परिस्थितियाँ आती है जहाँ पर यातायात का दबाव बनता है, तो 100% वो उसमें भी कोऑपरेट करके यातायात व्यवस्था बनाते हैं। फर्स्ट फेज़ में अभी सिटी एरिया को रखा गया है, सेकंड फेज़ में इसको हम देहात के ऋषिकेश के एरिया में और विकास नगर और सेलाकुई एरिया में इसको प्रस्तावित है, जो मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट्स आने के बाद इसको हम जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करके इन 2 क्षेत्रों में भी शुरू करेंगे। ऐसा होगा वो नॉर्मल रहेगा या
चालान का जो रेट्स हैं, जो नॉर्मल रेट हैं वही अप्लाई होंगे, क्योंकि सिर्फ ये ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन प्रक्रिया में उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद जो उसका उल्लंघन होगा उसके पास फ़ोन और मैसेज भी चला जाएगा अगर उसका रजिस्टर्ड नंबर उस रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा गाड़ी के, और उसको टाइम भी दिया जाएगा अगर वो पिक करता है, और इसके बाद नहीं तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई 5 मिनट बाद की जाएगी। सर 6 महीने पहले भी ड्रोन उड़ाए गए थे, तो उसमें और इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, उस समय जो ड्रोन था वो ट्रायल बेस पर था, पायलट प्रोजेक्ट ग्रुप में, कि क्या इन्फोर्समेंट के लिए ड्रोन हमारे लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्या इस शहर की जो टोपोग्राफी है उसके हिसाब से हो सकते हैं। तो लगातार मैंने क्या कहा, इस पर रिसर्च और पुलिस के हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसी को हम अपडेट कर रहे थे, और जब हमने देखा अपडेट करके कि अब हमारे यूज़ की चीज़ें जो हमें चाहिए थी पुलिस के हिसाब से वो चीज़ें कंपनी ने अपग्रेड कर दी हैं, तब आज इसका फॉर्मल करार कंपनी से करके उसको विधिवत आज से स्टार्ट कर दिया है। कितना खर्चा आएगा इसमें? देखिए, इसमें करीब इसमें जो अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 10 लाख के करीब का खर्चा है, लेकिन ये चूंकि अभी प्राइमरी फेज़ है, स्टार्टिंग फेज़ है, बहुत सारी कंपनीज इसमें बिडिंग करेंगी, आने वाले समय में बहुत सारी कंपनीज आएंगी, कम्पिटिटिव मार्केट होगा। तो मुझे लगता है कि जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो, और इस चीज़ के ट्रायल को देखकर, चूँकि अभी ये उत्तराखंड में देखा जाए, देहरादून हुआ, अभी देखा हरिद्वार में भी हो रहा है, तो अदर स्टेट्स में भी मुझे लगता है जब पुलिसिंग में ड्रोन की टेक्नोलॉजी इन्फोर्समेंट में, मॉनिटरिंग में यूज़ होगी तो कहीं ना कहीं और भी कंपनीज आएंगी और इसके रेट्स भी कम हो जाएंगे। सर, रिलायंस ज्वेलरी में जिस प्रकार से जो कार्रवाई चल रही है, कल जो है एक मुख्य आरोपी को फिर से पकड़ा गया है, आगे किस तरह की कार्रवाई आगे रहने वाली है सर? देखिए, रिलायंस की जो ज्वेलरी शॉप में जो डकैती का प्रकरण था, इसमें 9 लोग इसमें अरेस्ट हो गए, जिसमें तीसरा जो मेन अभियुक्त था जो घटनास्थल पर आया था, उसकी गिरफ्तारी पटना वैशाली से हुई है, और उसमें हमारी टीम वहाँ पर उसको आज अभी कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड वहाँ पर लेके आएंगे। उससे पूछताछ के बाद अन्य चीज़ें हमें जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी तक जो हमारी 9वीं अरेस्ट है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अरेस्ट वाली थी, तीसरी जो मौके पर आए थे, तो कहीं ना कहीं जो जानकारियाँ हमें मिल रही हैं, जो पुराने एक्यूज अरेस्ट हुए हैं उनके माध्यम से हम बिहार पुलिस से, वहाँ के STF से, अन्य जो एजेंसी से उनसे शेयर कर रहे हैं, और तभी ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के बाद ये अरेस्टिंग वहाँ पर संभव हो पाई है। हाँ सर, जो ये तीनों जो पकड़े गए, क्या ये पहले से आपस में जानते थे तीनों को, या जो इसमें 2 लोग जो हैं, जो अभी प्रिंस कुमार का जो अरेस्ट हुआ है और जो विक्रम अभी अरेस्ट हुआ था, वो दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं, चूँकि दिल्ली के एक फ्लैट में वो लोग करीब 3 महीने वहाँ पर किराए पर लेकर कमरा रहे थे। सर, अभी तक कोई भी जानकारी रिकवरी के लिए, रिकवरी की कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, 2 चीज़ें बता दूं कि इसमें अगर आपकी जानकारी बता रहा हूं कि 6 से 8 स्टेट्स में घटनाएं हुई हैं, और जो रिकवरी परसेंटेज वो काफ़ी लो है, अरेस्टिंग का परसेंटेज भी काफ़ी लो है, लेकिन जिस तरह से देहरादून पुलिस और यहाँ पर STF ने मिलकर 1 माह के अंदर, 1.25 माह के अंदर 9 लोग को अरेस्ट किया, इसमें 3 इसमें मेन जो आने वाले थे वो अरेस्ट हो गए। सेकंड पार्ट आता है उसका रिकवरी का। तो नेचुरल सी बात है, मैंने बताया इस गैंग के मोडस ऑपरेंडी जो करने वाले हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो ज्वेलरी लेकर अपने घर या कहीं का बंटवारा नहीं होता है, वो सेकंड हैंड और थर्ड हैंड में पास ऑन हो जाती है। तो जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत अर्ली है, मैं सबको अभी मीडिया के सामने शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अब हम सेकंड लेयर तक पहुंचने वाले हैं, जहां पर हम रिकवरी के प्रयास के आगे इसमें रखेंगे। गुड सैनिटेरियन स्कीम के तहत जो है, अगर कोई सड़क किनारे, अगर कहीं सड़क पर कोई किसी का एक्सीडेंट होता है और उसकी मदद कोई पासर भाई या कोई आम आदमी वहाँ करता है, उसको अस्पताल पहुँचाता है, उसकी कोई मदद करता है, तो उस स्कीम के तहत उसको कैश रिवार्ड देने का प्रावधान किया गया। उस प्रावधान के तहत कैश रिवार्ड में जो जिले का पावर है, जो SP का पावर है, वो 3000 रुपये तक का है। तो उसमें हमने 8 लोग को भी चिन्हित किया है, जिन्होंने एक्सीडेंट के दौरान अच्छी मानवता का परिचय देते हुए और यहाँ पर जो एक्सीडेंट में घायल हुए थे उनकी मदद भी करी, उनको अस्पताल पहुँचाने में मदद करी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी या 108 को बुलाया, और जो प्राइमरी हेल्प होती है वो करेगी। तो उसमें 8 लोग को इसमें अभी चयनित किया गया है, जिन 8 लोग को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो मेरी अपील है कि इस तरह से कहीं आप कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो उसको, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कहीं पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं करती है, और इसमें आप अगर 100 नंबर पर 100 नंबर पर करें या आप 108 को बुलाएं या उसकी प्राइमरी एड करके उसकी मदद करते हैं, तो आपको स्कीम के तहत इसमें मतलब जो 3000 का मॉनेटरी बेनिफिट है वो तो एक आपको इंस्पायर करने के लिए है, लेकिन सभी से अपील है कि ऐसे लोग की ज़रूर मदद करें जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, और जितनी भी बेस्ट पॉसिबल मदद होती है उसको करें। इसमें कहीं से भी नियम के तहत पुलिस उससे क्वेश्चन नहीं करेगी, जो पहले हुआ करता था कि पुलिस पूछती थी कि आप यहाँ कैसे पहुँचे, एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो उसको कहीं कोई गवाही या कोई बयान देने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जाएगा।